आपका स्टडी अड्डा प्रो में स्वागत है। ब्रिटिश भारत में आधुनिक उद्योगों का विकास 19वीं शताब्दी का उत्तरार्ध। कारण, प्रभाव, प्रमुख तथ्य। देखिए, आमतौर पर तो यही माना जाता है कि अंग्रेजों ने भारत की औद्योगिक कमर पूरी तरह से तोड़ दी थी। लेकिन क्या ये पूरी सच्चाई है? क्या उस दौर में कोई भी उद्योग नहीं पनपा? आज हम इसी जटिल कहानी को परत दर परत समझेंगे। तो चलिए सबसे पहले उस पृष्ठभूमि को समझते हैं, मतलब वो माहौल जिसमें ये औद्योगिक विकास हुआ, और उस बुनियादी सवाल पर आते हैं जो इस पूरे विषय की नींव है। तो मूल प्रश्न ये है, क्या ब्रिटिश शासन में उद्योगों का विकास बिल्कुल शून्य था, एकदम जीरो? इसका सीधा सा जवाब है नहीं। हाँ, ये सच है कि 19वीं सदी के दूसरे हिस्से में एक सीमित स्तर पर ही सही पर विकास की शुरुआत हुई थी। अभी सुनने में थोड़ा अजीब लग सकता है, क्योंकि ब्रिटिश नीति तो बिल्कुल साफ थी कि भारत को सिर्फ कच्चे माल का एक स्रोत बनाना है। तो फिर सवाल उठता है, ये उद्योग पनपे कैसे? यहीं पर कहानी में एक दिलचस्प मोड़ आता है। आपको ये समझना होगा कि ये विकास अंग्रेजों की मदद से नहीं, बल्कि उनकी ही पैदा की हुई आर्थिक मजबूरियों और बदलते हुए वैश्विक माहौल के कारण हुआ था। ठीक है, तो अब जब हमने ये बैकग्राउंड समझ लिया है, तो आइए उन खास वजहों पर गौर करें जिन्होंने इस औद्योगिक विकास को हवा दी। इसे आसानी से समझने के लिए हम इसे दो हिस्सों में बांटकर देखेंगे, यूरोपीय कारक और भारतीय कारक। तो सबसे पहले बात करते हैं यूरोपीय कारकों की, जिन्हें हम पुश फैक्टर्स भी कह सकते हैं। अब ये क्या थे? ये वो वजह थीं जो ब्रिटिश पूंजीपतियों को ब्रिटेन से बाहर और खासकर भारत की ओर एक तरह से धक्का दे रही थीं। हो ये रहा था कि ब्रिटेन में मजदूर आंदोलन जोर पकड़ रहे थे, जिससे उनका वेतन और सामाजिक सुरक्षा पर खर्च बढ़ रहा था। ऊपर से नए पर्यावरण कानून भी लागू हो रहे थे। तो इन सब का नतीजा क्या हुआ? नतीजा ये हुआ कि वहां उत्पादन की लागत बहुत ज्यादा बढ़ गई। ऐसे में ब्रिटिश निवेशकों को भारत एक बेहद आकर्षक विकल्प के तौर पर नजर आने लगा। और फिर दूसरी तरफ थे भारतीय कारक, यानी पुल फैक्टर्स। ये वो वजहें थीं जो ब्रिटिश और भारतीय दोनों तरह की पूंजी को भारत की ओर खींच रही थीं। जैसे कि भारत में श्रम बहुत ही सस्ता था, कच्चा माल खासकर कपास और जूट आसानी से और बड़ी मात्रा में मिल जाता था। फिर ब्रिटिश शासन की वजह से एक तरह की राजनीतिक स्थिरता थी, जिससे निवेशकों को अपना पैसा सुरक्षित महसूस होता था। और शायद सबसे बड़ी बात, भारत की जो विशाल जनसंख्या थी, वो तैयार माल की खपत के लिए एक बहुत बड़ा बाजार थी। तो ये तो साफ है कि पैसा भारत में आ रहा था, निवेश हो रहा था। लेकिन सवाल ये उठता है कि ये पैसा लगाया कहाँ जा रहा था, और क्या ब्रिटिश और भारतीय निवेशकों के निवेश करने के तरीके में कोई फर्क था? आइए अब निवेश के इसी स्वरूप को जरा ध्यान से समझते हैं। यहां अगर आप निवेश के पैटर्न को देखें तो एक बहुत साफ अंतर नजर आता है। एक तरफ थे ब्रिटिश निवेशक, उन्होंने अपना पैसा मुख्य रूप से रेलवे, बगान, जूट और खनन जैसे क्षेत्रों में लगाया। अभी कौन से क्षेत्र थे? ये वो क्षेत्र थे जो सीधे सीधे ब्रिटेन के औद्योगिक हितों को पूरा करते थे, मतलब कच्चा माल बंदरगाहों तक पहुंचाना और ब्रिटेन का तैयार माल भारतीय बाजारों तक लाना। और हाँ, उन्हें सरकार का पूरा सहयोग भी मिला। इसके ठीक उलट जो भारतीय निवेशक थे, वो मुख्य रूप से सूती वस्त्र जैसे उपभोक्ता उद्योगों पर ध्यान दे रहे थे, और अक्सर उन्हें सरकारी सहायता के बिना ही अपना काम करना पड़ता था। तो अब चलिए उस दौर में स्थापित हुए कुछ प्रमुख उद्योगों पर एक नज़र डालते हैं। ये वो उद्योग हैं जो अपने आप में मील का पत्थर साबित हुए और जिन्होंने भारत के औद्योगिक सफर को एक नई दिशा दी। तो पहला और सबसे बड़ा मील का पत्थर था 1853-54 में बॉम्बे में स्थापित हुई पहली सफल सूती वस्त्र मिल। इसकी स्थापना की थी कावसजी नानाभाई ने, और ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी। जानते हैं क्यों? क्योंकि ये भारतीय पूंजी द्वारा स्थापित पहला सफल प्रयास था। इस मिल ने सीधे तौर पर ब्रिटेन के मैनचेस्टर से आने वाले कपड़ों को चुनौती दी, जिसका उस समय बाजार पर एक छत्र राज हुआ करता था। इसके ठीक बाद साल आता है 1855। इस बार हम चलते हैं कलकत्ता के पास रिशरा में, जहां पहली जूट मिल की स्थापना हुई। ये एक बड़ा ही दिलचस्प मामला था, क्योंकि इसकी शुरुआत एक अंग्रेज जॉर्ज ऑकलैंड और एक भारतीय बिशंबर के सहयोग से हुई थी। हालांकि ये सहयोग अपने आप में अनोखा था, पर समय के साथ साथ जूट उद्योग पर विदेशी, खासकर स्कॉटिश पूंजीपतियों का ही एकाधिकार हो गया। और फिर आया साल 1907, जो भारत के लिए एक ऐतिहासिक मोड़ साबित हुआ। दोराबजी टाटा ने साकची यानी आज के जमशेदपुर में टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, जिसे हम टिस्को कहते हैं, उसकी स्थापना की। ये सिर्फ एक और कारखाना नहीं था, ये भारत में आधुनिक भारी उद्योग की वास्तविक शुरुआत थी। एक ऐसा कदम जिसने देश के भविष्य के औद्योगीकरण की नींव रखी।
अच्छा, इस विकास के रास्ते में कुछ ऐसी घटनाएं भी हुईं जिन्होंने इसकी रफ्तार को तेज किया, मतलब कैटलिस्ट का काम किया। लेकिन साथ ही कुछ ऐसी सीमाएं, कुछ लिमिटेशंस भी थीं जिन्होंने इसे अपने दायरे में बांधे रखा। तो आइए अब इन उत्प्रेरकों और सीमाओं दोनों पर एक नजर डालते हैं। तो देखिए, दो प्रमुख घटनाओं ने भारतीय उद्योगों के लिए एक बूस्टर का काम किया। पहला था 1905 का स्वदेशी आंदोलन। जब विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार हुआ तो साबुन, माचिस और कपड़े जैसे स्वदेशी उद्योगों को जबरदस्त प्रोत्साहन मिला। फिर आया प्रथम विश्व युद्ध का दौर। उस दौरान यूरोप में उत्पादन ठप हो गया और ब्रिटेन से आयात लगभग बंद सा हो गया। इसने भारतीय उद्योगों के लिए एक सुनहरा अवसर पैदा कर दिया, न केवल घरेलू मांग को पूरा करने के लिए बल्कि सेना की जरूरतों को पूरा करने के लिए भी। लेकिन एक बात हमें हमेशा याद रखनी होगी कि ये विकास गंभीर रूप से सीमित था, मतलब इसकी कुछ बड़ी सीमाएं थीं। पहले बात, ये मुख्य रूप से बॉम्बे, कलकत्ता और मद्रास जैसे कुछ बंदरगाह शहरों तक ही सीमित रहा, जिससे देश में एक क्षेत्रीय असमानता पैदा हुई। दूसरी बात, भारतीय उद्योगपतियों को अक्सर पूंजी की कमी का सामना करना पड़ता था और उन्हें ब्रिटिश सरकार से कोई खास मदद नहीं मिलती थी। साथ ही वो मशीनरी के लिए भी पूरी तरह से ब्रिटेन पर ही निर्भर थे। और अंत में सबसे जरूरी बात यह समझना है कि ये विकास स्वतंत्र नहीं था, बल्कि हमेशा औपनिवेशिक आवश्यकताओं से बंधा हुआ था। यानी इसका असली मकसद भारत के हितों से ज्यादा ब्रिटेन के हितों को पूरा करना। ठीक है, तो हमने काफी कुछ कवर कर लिया है। तो चलिए इस पूरी चर्चा को एक संक्षिप्त सारांश में समेटते हैं और परीक्षा के लिए कुछ याद रखने के तरीके भी देखते हैं। तो मुख्य बात क्या है जो हमें याद रखनी है? ब्रिटेन में महंगा श्रम और भारत में सस्ता श्रम। इसी विरोधाभास ने इस विकास को गति दी। इसे आप 3 प्रमुख मील के पत्थरों से याद रख सकते हैं। 1853 में बॉम्बे में कावसजी की सूती मिल, 1855 में कलकत्ता में जूट मिल और 1907 में जमशेदपुर में टाटा का इस्पात संयंत्र। और हाँ, ये भी याद रखें कि प्रथम विश्व युद्ध एक बड़े बूस्टर की तरह था जिसने इन उद्योगों को वाकई में रफ्तार दी। और अगर इन तथ्यों को याद रखने के लिए एक मजेदार तरीका चाहिए तो इस जादुई सूत्र को आजमाएं। बॉम्ब के कॉटन से जूट का कैलकाटा सजा, टाटा ने स्टील से जैम जमाया। ये आपको शहर, उद्योग और उनके साल आसानी से याद रखने में मदद करेगा। बॉम्बे में कॉटन, कलकत्ता में जूट और जमशेदपुर में टाटा स्टील।